जय हिंद दोस्तों। आज की जो ये क्लास है ये मेंस आंसर राइटिंग की बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की एक प्रॉपर ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग आंसर राइटिंग के बहुत सारे स्मार्ट ट्रिक्स को समझेंगे, बहुत सारे स्मार्ट फॉर्मूला को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका प्रयोग करते हुए आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही शानदार यहाँ पर बना सकते हो। देखो भाई, एक बात और समझना, आप इस आंसर राइटिंग के प्रोसेस में किसी भी स्टेप पर हो, किसी भी स्टेज पर हो, अगर आप आज से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप पिछले 1 साल से आंसर राइटिंग कर रहे हो, ये क्लास पूरा जरूर देखिएगा। क्लास के साथ साथ जो मैं महत्वपूर्ण और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं उसके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इनका प्रयोग आप टू द पॉइंट और एग्जैक्टली ऐसे ही अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है। देखो, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो हो सकता हो आप लोगों को आवाज में कुछ इशू लग रहा हो, लेकिन मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जो कंटेंट डिलीवर करूंगा आप लोगों को, उसकी क्वालिटी अपने में बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग ये समझिए दोस्तों, जो आंसर राइटिंग होता है, ठीक है, आंसर राइटिंग कई सारे स्टेप का, कई सारे स्टेजेस का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जब आपके सामने मेंस का कोई प्रश्न दिया गया, ठीक है, जैसे मानो मैं मेंस का एक प्रश्न लेता हूं कि वैदिक साहित्य की क्या विशेषताएं रही, ठीक है, इस पर चर्चा करिए या फिर इस पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न आपको दिया गया। तो सबसे जो पहला स्टेप रहता है दोस्तों, वो क्या रहेगा? वो रहेगा कि हम क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे पहला स्टेप होता है, जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। ध्यान देना, अभी मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही 5 मिनट के बाद आगे क्लास बढ़ेगी ना, हम लोग बहुत सारे स्मार्ट टिप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को पढ़ना। सेकंड स्टेप क्या है भाई? मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को जितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन की एनाटॉमी कर दो, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो। ठीक है, उसको हर अलग अलग पार्ट में तोड़ करके अपने अकॉर्डिंग उसमें से चीजों को निकालो। तो क्वेश्चन को ब्रेक करना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड स्टेज आप लोगों का यहां पर यही रहता है। थर्ड स्टेप क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेप है कि आपने जो क्वेश्चंस को ब्रेक किया, जैसे मानो आपने क्वेश्चन को 2 पार्ट में निकाला कि भाई हमको वैदिक साहित्य के बारे में बताना है कि वो कब से कब तक रहा, फिर बताना कि वैदिक साहित्य की विशेषताएं क्या रही। ठीक है, तो 2 पार्ट आपको दिख रहा है, तो आपको दोनों पार्ट के लिए अलग अलग जो कंटेंट है, ठीक है, जो आप लिखने वाले हो, जो भी आप वहां पर राइटिंग करने वाले हो, उसके जो कॉन्सेप्ट आपने कुछ कुछ अपने दिमाग में सोच लो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई कि जैसे मानो आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आपके दिमाग में पहला तो ये काम होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम ब्रेक कर ले। जैसे आपने क्वेश्चन ब्रेक किया, हम क्वेश्चन के कंटेंट ढूंढना स्टार्ट करेंगे। भाई ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम ये लिखेंगे, मेन बॉडी में हम ये लिखेंगे, कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे, और मेन बॉडी में जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम 10 पॉइंट हमको लिखना है या फिर हमको 5 पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट आपको तुरंत वहां पर ध्यान आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि इस पूरे फेज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, चौथा होता है भाई, इसके बाद जब आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया, आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया, तो आप आंसर यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। आपको देख करके डर लग रहा होगा, मैं मान रहा हूं, इस बात को मैं समझ रहा हूं कि सर इतना सारा आपने स्टेप बता दिया, आंसर राइटिंग के प्रोसेस में स्टेप बता दिया। एग्जाम में हमको केवल 10 मिनट 7 मिनट का समय मिलता है आंसर राइटिंग करने के लिए। कहां से हम क्वेश्चन ब्रेक करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर लेंगे और आंसर भी लिख लेंगे? तो बात समझना, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, माता जी जब खाना बनाती हैं, तो खाना बनाना का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है? वो कई सारे स्टेप का एक समूह होता है भाई। सब्जी धोना, सब्जी काटना, सब्जी पकाना, उसमें मसाला डालना, नमक कितना डालना, हल्दी कितना डालना, उसमें कितना मिर्च पाउडर डालना है, वो सब चीजें एक कंबाइंड वे में चलती है। बात आप समझ रहे हो? तो अगर माता जी खाना को बहुत ही इजीली बना पा रही हैं, इतने सारे स्टेप होने के बावजूद भी, तो ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल काम है। लेकिन वो माता जी काम वो कर क्यों पा रही हैं? करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि वो उस चीज की निरंतर अभ्यास कर रही, निरंतर उस काम को कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात अपने दिल से कर रही हैं। बात समझिएगा, केवल आंसर राइटिंग करनी नहीं है, आपको अपना पूरा जी जान लगा करके, अपने पूरे डिसिप्लिन के साथ, अपने पूरे मन मस्तिष्क दिल, जो भी आपके पास है, गुर्दा फेफड़ा, सबके साथ मिलकर के आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक है ना भी एक लाइन कि करत करत अभ्यास नित, जड़मत होत सुजान, दसरी आवत जात है सर पर पड़त निशान। ठीक है, तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा। आप अगर डे 1 पर भी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, या आपका डे 50 हो, डे 100 हो, कुछ भी हो, आपको आंसर राइटिंग उसी एनर्जी के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतने सारे स्टेप तो हम समझ लिए, पहली बात। अब 2-3 बात समझो। आंसर राइटिंग क्या है? आंसर राइटिंग यार एक कला है। जैसे खाना बनाना एक कला है, वैसे आंसर राइटिंग भी एक कला है। तो आपको बनना पड़ेगा आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट केवल एक जो सेट पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वो उसके इतर भी बढ़ करके चीजों को कुछ इनोवेटिव वे में करने का प्रयास करता है।
तो सबसे पहले तो आप लोग सेट पैटर्न को समझो कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, फिर उसके बाद अपना अपना कुछ कुछ इनोवेशन वहां पर लगाते रहना, वो चीजें स्वीकार वहां पर रहेंगी। समझ में आ रही है चीजें कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना प्रैक्टिस आप करोगे उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को भी समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखना रहता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये जो 20 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, इसमें जो 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 125 शब्द वाले। ठीक है, 125 शब्द वाले आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। तो बाकी के 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं 200 शब्द वाले। 200 शब्द वाले। तो आपके पास टोटल शब्द सीमा कितनी हो गई? 125 गुणे 10 मतलब 1250 शब्द यहाँ पर आप लोगों के हो गए, और यहाँ पर आप लोगों के हो गए 2000 शब्द, मतलब 3250 वर्ड आपको पूरे 3 घंटे में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, बात को बिल्कुल समझने का प्रयास करो कि आपके पास इतने शब्द लिखने के लिए केवल 3 घंटे का समय। 3 घंटा मतलब कितना? 180 मिनट का समय आपके पास एग्जाम हॉल में मिलता है आप लोगों को। ठीक है, इस 180 मिनट को भी ब्रेक करो। जैसे मानो जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, जो 125 शब्द वाले क्वेश्चन है, अगर आप उनको प्रत्येक क्वेश्चन पर आप 7 मिनट का समय देते हो, ठीक है, 7 मिनट का, एक हम एक जनरल एक एवरेज आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं कि आप 7 मिनट का समय दे रहे हो, तो आपके पास यहाँ पर टोटल समय निकल कर आता है 70 मिनट, मतलब 7 गुणे 10, 70 मिनट आपका लग जाएगा शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन को लिखने में। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके बाद अगर हम मानिए जो 200 शब्द वाले क्वेश्चन है, उसके लिए अगर हम 10 मिनट का समय प्रत्येक क्वेश्चन पर देते हैं, तो यहां पर आपका निकल के आ जाता है 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट टोटल समय आप जोड़ोगे तो 170 मिनट का समय यहां पर मिलता है। 180 मिनट आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं। 10 मिनट का समय मैं आप लोगों के लिए बफर लेकर के चल रहा हूं कि हो सकता हो कि उसमें आप लोगों को जो वहां पर अटेंडेंस सीट आती है उसको फिल करने में समय चला जाए, या फिर कुछ इधर उधर समय चला जाए, या फिर आपके पास जो समय बच रहा है अतिरिक्त, आप उसको किसी अन्य प्रश्न पर जहां पर आपको डिमांड लगती है, जहां पर आवश्यकता लगती है, वहां पर आप दोगे। तो ऑन एवरेज हम लोगों को जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं, जो 125 शब्द वाले प्रश्न होते हैं, उसको 7 मिनट में कंप्लीट करना रहता है, और 7 मिनट में आपको ये पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को ब्रेक करना, क्वेश्चन के कंटेंट को ढूंढना, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करनी रहती है वो करना, और फिर हम लोग को आंसर लिखना रहता है। ठीक है, आंसर के भी 3 पार्ट होते हैं। जब भी हम आंसर लिखते हैं, जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं दोस्तों, तो आंसर राइटिंग के किसी भी एक प्रॉपर आंसर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी, मुख्य भाग, तीसरा होता है आप लोगों का कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष। अब कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड आ जाता है या फिर सजेशन आ जाता है, वो आप लोगों का कंक्लूजन में ही कई बार शामिल रहता है। कई बार प्रश्न आपसे स्पेसिफिक पूछ लेता है कि इस संदर्भ में क्या समस्या है, इस समस्या के संदर्भ में आपके क्या सुझाव हैं। ठीक है, तो वो मेन बॉडी में शामिल करो या फिर कंक्लूजन में शामिल करो, वो उस प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूं बार बार कि 10-80-10, इस फॉर्मूला को हम लोग को फॉलो करना है। ये फॉर्मूला क्या है भाई? जो इंट्रोडक्शन है वो कुल शब्द सीमा का 10% होना चाहिए, जो मेन बॉडी है वो कुल शब्द सीमा का 80% होनी चाहिए, और जो कंक्लूजन है वो कुल शब्द सीमा का 10% होना चाहिए। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बात समझिएगा। कोई मैं आपको एक ऐसा रूल नहीं बता रहा हूं कि भाई इस रूल को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, नहीं। ये एक स्टैंडर्ड रूल है, इसको हम लोग को फॉलो करना है। अब कई लोग क्या गलती करते हैं पता है? कई लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं 50 शब्द का। भाई 125 शब्द का प्रश्न है, आप 50 शब्द का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आप मेन बॉडी क्या लिखोगे? आपने क्वेश्चन को समझाने में ही समय व्यतीत कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इन गलतियों से बचने के लिए हमने एक बेसिक फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला कहता है 10-80-10, मतलब 10%, 80% और 10% का यहाँ पर ये रूल आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो आंसर की फॉर्मेटिंग समझ गए आप लोग। एग्जाम हॉल में आप लोगों को क्या टेम्परामेंट होना चाहिए, कितने समय में आप लोगों को कितने प्रश्न लिखने, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर समझा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग करेंगे कैसे। ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, सो वो फॉर्मूला आईएएस दीपक रावत सर, अगर मैं श्योर हूंगा तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। उनके एक बार मैंने वीडियो में देखा था इस फॉर्मूले को। उन्होंने बताया कि देखिए आंसर राइटिंग के लिए हम लोग एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिग। अब ये रिग है क्या भाई? RIG। RIG का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला आर का मतलब होता है रिपीटिशन, ठीक है, मतलब दोहराव। ठीक है, दोहराव। दूसरा आई का मतलब होता है इरिलेवेंट। ठीक है, मतलब इरेलीवेंट मतलब कि प्रश्न की डिमांड से संबंधित ही नहीं है। जैसे हम पढ़ करके गए कि भाई हमने एक आर्थिक सर्वेक्षण का, इकोनॉमिक सर्वे का हमने कोई डाटा याद कर लिया है, अब प्रश्न में कुछ भी पूछ रहा है हम उस डाटा को लिख करके आएंगे, हमने एक कसम खा के गए। तो पहली बात, कभी एग्जामिनर को मूर्ख मत समझो, जो आपकी कॉपी वैल्यूएट कर रहा है उसको मूर्ख मत समझो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ना इरेलीवेंट डाटा, इरेलीवेंट फैक्ट, इरेलीवेंट डेफिनेशंस या फिर इरेलीवेंट आंसर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये जो RIG है ना, ये RIG करना नहीं है।
सर कहते हैं कि से नो टू RIG फॉर्मूला, मतलब रिग के कॉन्सेप्ट को हम लोग को फॉलो नहीं करना है। रिपीटिशन अपने आंसर में कभी नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आपको 6 पॉइंट लिखना था, आपने पहला पॉइंट लिखा और फिर आपने उसी पॉइंट को घुमा करके 5वें पॉइंट पर लिख दिया और आपने ये सोचा कि यार एग्जामिनर तो पढ़ेगा नहीं। ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो रिपीटिशन से बचना है हम लोग को चीजों के। ऐसा भी नहीं कि आपने मेन बॉडी में उसी पॉइंट को लिखा और आपने फिर से कंक्लूजन में उसी पॉइंट को लिख दिया, ये गलती भी नहीं करनी है। तो पहला कॉन्सेप्ट, रिपीटिशन हम अपने आंसर में मिनिमम करेंगे। भाई हमारे पास शब्द ही नहीं है, 125 शब्द में आपको आंसर लिखना है। 125 शब्द बेहद कम होते हैं, ठीक है। आप जब अपने प्रेमी या प्रेमिका को जब आप मैसेज लिखते होगे ना, तो 125 शब्द में सोचो कि एक बार लिख करके देखेंगे, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। भाई वो फीलिंग, वो इमोशंस बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये तो आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है ना। तो रिपीटिशन से बचेंगे, इररिलेवेंट फैक्ट, डाटा, एग्जांपल्स, केस स्टडी, मैप। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मैप बनाने को सर ने कहा कि मैप बना करके आना है, कुछ मैं बना दिया। कई लोग तो ऐसा करते हैं सर राइटिंग कॉपी में कि केवल भारत का मैप बना करके आ जाते हैं, उसके अंदर क्या लिखना है क्या लिखना है कुछ मतलब ही नहीं है, बस बना दिया सर ने कहा था मैप बनाने को। तो ये आपकी कला की परीक्षा नहीं है, ठीक है, कि आप ड्राइंग बना करके आ रहे हो। रिलेवेंट फैक्ट बिल्कुल नहीं, ठीक है। थर्ड है जनरलाइजेशन, मतलब सामान्यीकरण। कभी भी अपने आंसर का सामान्यीकरण मत करो। देखो एक बात समझो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर मैं पहली बार आंसर राइटिंग करने जा रहा हूँ। अरे भाई पहली बार आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में कभी आंसर नहीं लिखा है। अगर आप फिजिक्स के भी स्टूडेंट हो गए, अगर आप मैथ के भी स्टूडेंट हो, तो वहां पर भी कई बार ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपने इससे पहले आंसर लिखा है, लेकिन अब जो आप आंसर लिखने जा रहे हो वो उस लेवल का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हमको अपने आंसर में सामान्यीकरण नहीं करना, जनरलाइजेशन नहीं करना है, हमको अपने आंसर के लेवल को बढ़ाना है। क्योंकि आप लोग एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट के तौर पर आंसर राइटिंग कर रहे हो। आपको भविष्य में एक SDM, DSP, आपको अधिकारी बनकर के पूरे राज्य को संभालना है, अपने जिले को संभालना है, अपने जिस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होगी उन क्षेत्र को संभालना है। तो सामान्यीकरण की अपेक्षा आपसे आयोग नहीं करता है। ये 3 चीज ऐसी है जिनको हम लोग को नो कहना है, बिग नो, ठीक है। से नो टू दीज 3, रिपीटिशन, इररिलेवेंट और जनरलाइजेशन। बातें क्लियर हो रही है? पहला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग अभी आगे जब प्रोसेस में बढ़ेंगे ना चीजों को, तो हम लोग समझेंगे भी कहां पर रिपीटिशन हो रहा है, कहां पर इररिलेवेंट फैक्ट का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा अगला देखो भाई, कुछ बातें और समझिए। जैसे कि सबसे पहली बात ये कि आप लोग जब आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, तो एक बात को समझना, जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो, जीरो से स्टार्ट करते हो, तो संभव है कि जब आप अपना पहला आंसर लिखोगे, जब आपका जो पहला आंसर होगा, ठीक है, जैसे जितने लोग भी अभी पहले आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो से, तो संभव है कि आपको पहला आंसर लिखने में 1 घंटे का समय लग जाए। आप ये सोच रहे हो कि सर रमन सर ने तो कहा था कि 7 मिनट में हमको 125 शब्द वाले क्वेश्चन लिख करके आने हैं और हमको 10 मिनट में हमको बड़े वाले क्वेश्चन लिख करके आने हैं। मैं तो घर पर 1 घंटे में केवल एक प्रश्न का आंसर लिख पा रहा हूँ, वो भी बहुत बेकार लिख करके आ रहा हूँ। परेशान नहीं होना इस बात से। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम हॉल के अंदर का, कि जब आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो तो आपको जब 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने हैं तब। लेकिन ध्यान देना, उससे पहले आप कम से कम 500 प्रश्न का आंसर लिख करके जा रहे हो। मतलब कि जो आपका पहला आंसर होगा, जिस दिन आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, उस दिन जो आपका पहला आंसर होगा वो आपके जीवन का सबसे वर्स्ट आंसर राइटिंग होने वाली है। तो एकदम निश्चिंत रहो, पहला आंसर लिखने में अगर 1 घंटे का भी समय लग रहा है, परेशान नहीं होना है। पहला आंसर राइटिंग करना, आपको लग रहा है कि यार सर मुझे तो इसमें केवल 2 ही पॉइंट ध्यान में आ रहा है, आपने 200 शब्द लिखने को कहा, मैं लिखूं कहां से? या फिर हो सकता है आपने पहला आंसर लिखा और आपने लिखा 4 पेज का आंसर, ठीक है, 125 शब्द में लिखना था, आपने लिखा 500 शब्द में आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। पहला आंसर राइटिंग थोड़ा सा परेशान करेगा, उसको वो कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है, अपने पास सुरक्षित रखिएगा। सुरक्षित इसलिए रखिएगा ना, जब आप लोग SDM DSP बनोगे तो मैं मांगूंगा कि भाई वो पहला आंसर एक बार मुझे भेजो, मुझे उसकी फोटो डालनी है चैनल पर, बताना है जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको दिखाना है कि पहला आंसर कैसा होता है किसी SDM और किसी DSP का भी। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो आप लोग क्लियरली? तो पहला आंसर भले खराब हो, परेशान मत होइए, ये एक प्रोसेस है। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे चीजों को लेकर के, तो हमारा इंप्रूवमेंट श्योर है कि होगा ही होगा, और इंप्रूवमेंट बेहद शानदार होगा, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो बस निश्चिंत होकर के स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और समझो भाई,
जैसे देखिए कुछ रिसोर्स हम लोग को पैरेलली यहाँ पर फॉलो भी करने हैं। उन रिसोर्स को एक बार आप लोग नोट डाउन करते कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले जो रिसोर्स आप लोगों को फॉलो करना है वो करना है टॉपर्स कॉपी, ठीक है? टॉपर्स कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो हमारा नाम है आप लोग जान सकते हैं @PCS अभ्यास, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी, एसए की, जनरल हिंदी की, GS 1 to GS 6 तक की, एथिक्स की कुछ-कुछ कॉपी यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है? तो एक तो आप लोग इसको फ़ॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप जाओगे तो जो बड़ी-बड़ी कोचिंग साइट्स होती है ना, जैसे कि आप देख लो दृष्टि आईएएस है, ठीक है? या फिर मैं कहूँ तो विज़न आईएएस है। इन दोनों की वेबसाइट्स पर टॉपर्स की कॉपी वहाँ पर एक टॉपर्स कॉपी सेक्शन के अंतर्गत ऑलरेडी अपलोड है। हाँ, वो यूपीएससी की कॉपीज़ है बट कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है आप लोगों को। यूपीएससी के भी टॉपर्स की कॉपी अगर मिलती है तो हम उसको भी फ़ॉलो करेंगे एज़ अ रिसोर्स, एज़ अ मटेरियल, ठीक है? और एक बार वहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो पहला तो जो चीज़ आप लोगों को इकट्ठा करनी है टॉपर्स की कॉपी, पहला काम, ठीक है? दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है भाई? दूसरा काम आप लोगों को यहाँ पर ये करना है कि सबसे पहले जो मेंस का सिलेबस है, ठीक है? मेंस कल मेरी एक मैम से बात हो रही थी, ठीक है? तो उन्होंने कहा सर जनरल हिंदी में कर लूँगी, क्वालीफाइंग पेपर है मैं आराम से करके क्वालीफाई कर जाऊँगी, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत GS 1 से GS 6 में आ रही है और निबंध भी मेरा थोड़ा बहुत तैयार है, ठीक है? और GS 1 से GS 6 में भी GS 4, 5, 6 में वो परेशान है। मैंने कहा हिंदी क्वालीफाइंग है, बहुत सही। क्या आपको ये पता है कि हिंदी के भी नंबर आपके मार्कशीट में जुड़ते हैं? तो उन्होंने कहा सर ये तो मुझे नहीं पता था, मैं यूपीएससी पैटर्न देख कर के आ रही थी। तो सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है, काम ये करना है कि हम लोग को मेंस का सिलेबस देखना है, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए मेंस का सिलेबस हो या फिर मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अनसॉल्व्ड हो, मैंने दोनों एक चेकलिस्ट फॉर्मेट में आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए ये सिलेबस है, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा चेकलिस्ट फॉर्मेट में है। तो पहली बात है इसको प्रिंट करा के अपने पास रखिए। दूसरा काम ये है कि ये मेंस की अनसॉल्व्ड है, ठीक है? अनसॉल्व्ड है। ये भी आपके टेबल पर होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व्ड में आपको टोटल 520 क्वेश्चन दिखेंगे 2018 से 2023 तक में जीएस के पेपर में। हमको सबसे पहले उन 520 क्वेश्चन को टारगेट करना है। हमारी पहली प्रायोरिटी वही होगी कि हम ये 520 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, ठीक है? दूसरी प्रायोरिटी ये होगी कि उसके बाद, ठीक है? उसके बाद हम लोग कोई भी किसी संस्थान से आप चाहो तो आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हो। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराते हैं, जैसे हमारा भी चलता है प्रयास नाम से, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो या फिर कहीं और से कर सकते हो। ये 520 क्वेश्चन के बाद ये करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद जितने लोग इस बार मेंस दे रहे हो, उन लोगों के लिए मेरा एकदम बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। जितने लोग मेंस देने वाले हो, वो लोग मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है, कहीं न कहीं से ज़रूर सॉल्व करिए। प्रॉपर 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने की जो हैबिट है, वो तभी डेवलप हो पाएगी जब आप लोग इस चीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो इतना काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा आंसर राइटिंग के साथ-साथ, ठीक है? आप डे 1 से स्टार्ट करो, आप डे 50 से स्टार्ट करो, कोई परेशानी नहीं है, इतना करिए। इसके अलावा कुछ क्लासेस जैसे अभी हमारे चैनल पे जाओगे आप, तो 50 क्लासेस आपको वहाँ पर दिख जाएँगी, जो कि आप लोगों को देखनी है प्लस उसके नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे लोगों ने वो क्लासेस देखी है और मैं गारंटी दे रहा हूँ ना GS 5 और GS 6 के लिए तो उससे बेस्ट क्लास कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया गया चीज़ों को। उसके कंटेंट आप लोगों को दिए गए हैं वहाँ पर, तो उसके आप नोट्स बनाते चलोगे पहले ही तो बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा हम इस बार GS 1 से GS 4 भी टैकल करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत, तो वो भी वहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें करो, ये मैं बस आप लोगों को ये बता रहा था कि हम लोगों को कौन-कौन से रिसोर्स यहाँ पर फॉलो करने हैं अपने आंसर राइटिंग के इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है? अब कुछ बातें और समझिएगा। मैं अब कुछ आप लोगों से ना अब हम थोड़ा-सा ट्रिक्स पर आ रहे हैं कि कौन-सा हम लोग को आंसर राइटिंग के स्मार्ट कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। जैसे कि देखो 3 घंटे में आप लोगों को लिखना है 20 क्वेश्चन जैसा मैंने आप लोगों से कहा। तो संभव है यार कि 20 क्वेश्चन इतना जल्दी लिखने के लिए हमको पहले से कुछ प्री प्लानिंग करके जानी पड़ेगी। जैसे मानो अगर कोई क्रिकेट मैच स्टार्ट हो रहा है, तो क्रिकेट टीम का जो कोच होता है, जो कैप्टन होता है, बाकी जो प्लेयर्स होते हैं मिलकर के एक फॉर्मूला बनाते हैं कि यार हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को भी पहले वही काम करना पड़ेगा। आप लोगों को ना कुछ रेडीमेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ रेडीमेड स्ट्रक्चर जो है आपके आंसर राइटिंग के, वो आपके साथ यहाँ पर होने चाहिए, जिसको कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे। अब मैं आप लोगों को वो स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ, जिसका आप लोगों को प्रयोग करना है। देखिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेस्टल फॉर्मूला। दरअसल ये एक इकोनॉमी मॉडल होती है, पेस्टल फॉर्मूला, ठीक है? लेकिन इसका प्रयोग हम लोग अ अपने मेंस के आंसर राइटिंग में करेंगे और कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मानिए ये पेस्टल है क्या? मैं समझाता हूँ। जैसे मानो आपसे प्रश्न पूछा गया कि
इसका प्रभाव बताइए अथवा इसका कारण बताइए। ठीक है, जैसे माने मैं प्रश्न ये है, एग्जांपल में दे रहा हूँ आप लोगों को, कि समाज में लैंगिक असमानता के, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी के क्या-क्या कारण आपको नज़र आते हैं? मैंने आपसे ये एक प्रश्न पूछा। अब उसका आंसर लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हम एक-एक सोचे कि ठीक है यार ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, और ऐसे हम लोग लिखना चाहें, ठीक है? दूसरा जो तरीका है वो ये है कि मैं पेस्टल फार्मूला को अप्लाई कर दूँ। अब पेस्टल फार्मूला कहता क्या है? पी से होता है पॉलिटिकल, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल, फिर आपका होता है इकोनॉमिकल, ठीक है? इकोनॉमिकल, फिर आपका सोशल, नोट करते चलना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल, फिर आपका हो गया एनवायरमेंटल, फिर आपका हो गया लीगल, ठीक है? ये पेस्टल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अब जैसे मैंने पूछा कि जेंडर इनइक्वालिटी के कारण क्या-क्या है? तो पहला कारण क्या है? राजनीतिक कारण। दूसरा कारण क्या है? आर्थिक कारण। तीसरा कारण क्या है? सामाजिक कारण। चौथा कारण क्या है? तकनीकी कारण, पर्यावरणीय कारण, ठीक है? एनवायरमेंटल कारण या फिर आप नेचुरल कारण बता सकते हो कि बायोलॉजिकल कारण यहाँ पर आप एक शामिल कर सकते हो। देखो, तो थोड़ा बहुत तोड़ना-मरोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एनवायरमेंटल कारण था, पर्यावरणीय कारण था, लेकिन आपने उसको तोड़ करके बायोलॉजिकल कारण में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? लीगल कारण या फिर कानूनी कारण क्या है? अब आप इनके आधार पर, ठीक है, अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो। आपके पास एक साँचा बन के तैयार हो गया कि हमको इसी साँचा के अंतर्गत आपका जो कंटेंट है उसको बस फिट करना है। पॉलिटिकल कारण आपने कुछ सोच के रखा होगा कि भाई क्या राजनीति में महिलाओं को समानता नहीं मिल रही है। संसद में महिलाओं का जो प्रतिशत है बेहद कम है, 74 ही लोग इस बार शामिल हुई हैं। इसके लिए हमने हालाँकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के आया है, लेकिन उसके बिना हमारे यहाँ पर महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है राजनीति में, वो बेहद कम है। जहाँ पर है भी, वहाँ पर मुखौटा पति जैसे जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं पंचायत स्तर पर, ठीक है? तो आपने एक कारण यहाँ पर ये दिखा दिया। इकोनॉमिकल कारण आप क्या दोगे भाई? कि महिलाएँ चूँकि उन कामों में अपना समय इन्वेस्ट करती हैं, जिनका कोई आर्थिक मूल्यीकरण नहीं हो सकता है। जैसे भाई माता जी, आप एक घर में इन्वॉल्व है, केयर इकोनॉमी, उसको हम लोग कहते हैं केयर इकोनॉमी का हिस्सा है। घर में बच्चों की देखभाल कर रही हैं, घर में वृद्धों की देखभाल कर रही हैं। आपको पता है ये बहुत बड़ा इकोनॉमी बजा रही है, ठीक है? लेकिन उनको क्या हो रहा है, उनको किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं मिल रही है। आर्थिक उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है? आर्थिक कारण। तो सजेशन क्या दोगे इसका? सजेशन आप ये दे सकते हो कि भाई सबसे पहले तो एक देश के तौर पर हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जीडीपी जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस जीडीपी में उन उन जॉब को भी, उन केयर इकोनॉमी को भी शामिल किया जाए, जिनको महिलाएँ निःशुल्क कर रही हैं। उनका भी कुछ ना कुछ मुद्रीकरण किया जाए, उनका भी कुछ मोनेटाइज़ेशन किया जाए, उनको बताया जाए कि हाँ भाई आपका इतना वैल्यू यहाँ पर बनता है। जीडीपी में तो पहले कंसीडर करना स्टार्ट करो, फिर तो समाज इसको कंसीडर करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे-ऐसे कुछ कारण यहाँ पर आप लोग फिट कर सकते हो, ठीक है? तो पहला फ़ॉर्मूला ध्यान रखना, पेस्टल फ़ॉर्मूला। जब भी आपसे किसी प्रश्न में प्रभाव पूछे उस चीज़ का या फिर उस चीज़ का कारण पूछे, आपको ये पेस्टल चीज़ें बतानी ही बतानी है। क्लियर हो? समझ में आ रहा है? लिख करके बताना एग्ज़ाम में कि सर ये पेस्टल फ़ॉर्मूला के अनुसार इसके कारण निम्नलिखित हैं। नहीं, पेस्टल फ़ॉर्मूला हमारे लिए है। वो एक रेडीमेड साँचा है जिसको मैं अपने दिमाग में फिट करके बैठा हूँ। मेरे पास जो कंटेंट होगा मैं बस उसको मैं फिट कर दूँगा। मैं अपनी खुफिया इन्फॉर्मेशन जिसका प्रयोग करके मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, मैं दूसरों को थोड़ी बताता चलूँगा। एग्ज़ामिनर को थोड़ी बताऊँगा कि मैंने इस फ़ॉर्मूला का प्रयोग किया है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये केवल अपने तक सीमित रखने के लिए है। इसको अप्लाई करना स्टार्ट करो, आपका आंसर राइटिंग बेहद ईज़ी और बेहद स्ट्रक्चर वे में हो जाएगा। दूसरी बात एक बात और समझिए, जब भी हम A4 शीट पर आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लगातार लंबे-लंबे पैसेज लिखने की जगह पर हम क्या करें, हम बुलेट पॉइंट का प्रयोग करना स्टार्ट करें और हेडिंग और सब हेडिंग देते हुए अपने आंसर को आगे बढ़ाएं। ठीक है, जैसे मान लो प्रश्न पूछा कि लैंगिक असमानता के, जेंडर इनइक्वालिटी के क्या कारण है, तो आपने लिखा कि जेंडर इनइक्वालिटी के निम्नलिखित कारण विद्यमान है। ठीक है, आपने एक डैश दिया, फिर आपने पहला बुलेट पॉइंट लिखा राजनीति कारण, आपने कुछ उसको 10 शब्दों में 15 शब्दों में एक्सप्लेन किया, फिर लिखा आपने आर्थिक कारण और आपने उसको 10 से 15 शब्दों में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को आगे बढ़ना होगा। हम लोग बुलेट पॉइंट का प्रयोग करेंगे, हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे मेन बॉडी में। यही हमारे आंसर राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तभी आप लोग आंसर राइटिंग के मैक्सिमम डायमेंशन को कवर कर पाओगे। देखो एक बात समझना, समाज में हर एक व्यक्ति को, आप किसी चाय की दुकान पर भी बैठोगे ना, वहां पर आप पूछो कि जेंडर इनइक्वालिटी के क्या कारण है, वो आपसे 50 रीजन डिस्कस कर सकता है। समस्या ये है कि आपको एग्जामिनर को उससे कुछ डिफरेंशिएट करके अपने आंसर बताने हैं। तो डिफरेंशिएट करने हैं तो आपको मैक्सिमम डायमेंशन कवर करने हैं।
और मैक्सिमम डायमेंशन कवर करने के लिए हमको पहले से एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, और समझो भाई, कुछ समस्या और कुछ तरीके और बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मानो कई बार प्रश्न पूछता है कि भारत में भूख एक सबसे बड़ी समस्या, एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर उत्पन्न हो रही है। इसकी क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? ठीक है, या फिर इसके क्या-क्या कारण हैं? ध्यान दीजिएगा, कारण या चुनौतियाँ। अगर आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है, कारण अथवा चुनौतियाँ, चुनौतियाँ मतलब चैलेंजेस, ठीक है? अगर आपसे ये पूछ रहा है, तो आप एक फ़ॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं 4A का फ़ॉर्मूला। अब 4A का फ़ॉर्मूला क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, पहला कहता है अवेलेबिलिटी की बात करता है, ठीक है? अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, उपलब्धता। दूसरा है कहता है अफोर्डेबिलिटी की बात, मतलब वहनीयता, ठीक है? वहनीयता, ठीक है? वहनीयता। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, परेशान मत होना भाई, ठीक है? राइटिंग बनाने लगूँगा तो क्लास बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुँच, ठीक है? और चौथा इसको हम लोग कहते हैं अवेयरनेस या फिर जागरूकता। अब जैसे मानो मैंने कहा कि भाई समाज में, भारत में खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भारत में गरीबी देखने का कारण क्या है? के बावजूद भारत में गरीबी क्यों है? तो आप क्या कारण बताओगे? कारण क्या पहला कारण अवेलेबिलिटी, उपलब्धता नहीं है भाई, हर जगह उपलब्ध नहीं है अनाज। हाँ, अनाज का उत्पादन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर है, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं है। वहनीयता नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। उपलब्ध तो हो रहा है, अनाज है, लेकिन 25 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मिल रहा है, गरीब नहीं खरीद पा रहा है। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वहनीयता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है खाद्यान्न को लेकर के, ठीक है? दूसरी बात, पहुँच नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, लोग वहाँ तक उस चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भाई, राशन की दुकानों पर राशन प्रोवाइड कराया भी जा रहा है, लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा है। या फिर कोई डिजास्टर आया, कोई बाढ़ आ गया और वहां तक बाढ़ आने के कारण से खाद्यान्न तक जो पहुंच थी उनकी, वो पहुंच समाप्त हो गई, ठीक है? तो पहुंच भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अवेयरनेस नहीं, सरकार बहुत सारे स्कीम्स लेकर के आ रही है गरीबी के लिए, लेकिन वो गरीब कल्याण अनाज योजना लेकर के सरकार ने आया, लेकिन उन योजनाओं से जो व्यक्ति है, जो सबसे निचला तबका है, वो परिचित ही नहीं, उसको पता ही नहीं यार कि मेरे मेरे ये भी राइट्स है, मेरे ये भी अधिकार है, उसको नहीं पता। तो इन कारणों से क्या हो रहा है कि समस्याएं और बढ़ रही हैं। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है? और अवेयरनेस, इन 4 ए के कॉन्सेप्ट के आधार पर आप चाहो तो अपने को स्ट्रक्चर कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, इसके अलावा भी आपको कारण ध्यान में आएगा वहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट अगर हम लोग कुछ ध्यान में नहीं आ रहा तो 4A तो ध्यान में आ रहा है ना भाई। सबसे पहले 4A लिखो, उसके बाद अगर 2-3 कारण आपको ध्यान में और आते हैं तो उनको भी यहाँ पर मेंशन कर दो। 6-7 पॉइंट आपका हो गया, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। ये होता है स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अपने आंसर में फॉलो कर रहा है, ठीक है? और कुछ कॉन्सेप्ट समझो भाई, जैसे कि कुछ एक्रोनिम्स होते हैं। जैसे अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, वो बड़े एक्रोनिम्स देते हैं, और सबसे अच्छी खास बात ये है कि उनका प्रयोग आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हो। तो मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है? ध्यान समझिएगा आप लोग। एम फॉर मोदी, ठीक है? एंड एम फॉर मेंस, मेंस, ठीक है? तो मोदी जी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उनके द्वारा दिए गए जितने भी एक्रोनिम्स हैं, उसका प्रयोग, या फिर उनके द्वारा दिए गए कुछ कोटेशंस होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं जो कि बहुत शानदार होते हैं। ऑब्वियसली भाई, वो मतलब उनकी जो स्पीकिंग स्किल है, वो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। तो अगर आप वो स्किल अपने पास डेवलप कर लिए, आपकी आंसर राइटिंग बेहद शानदार हो जाएगी। जैसे मैं कुछ समझाता हूँ, कुछ मैं मोदी जी के कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि मोदी जी ने दिए हुए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमको देश में केवल पुलिस नहीं चाहिए, हमको देश में स्मार्ट पुलिस चाहिए। अब स्मार्ट पुलिस का मतलब क्या है भाई? समझिए आप लोग। सबसे पहले एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सेंसिटिव, ठीक है? सेंसिटिव। फिर स्मार्ट में एम आता है, एम मतलब होता है मॉडर्न, मतलब आधुनिक पुलिस हमको चाहिए। प्लस गतिशील, मतलब मोबिलिटी वाली पुलिस चाहिए, मोबिलिटी जो कि बहुत ही गतिशील हो। उसके बाद ए से क्या होता है? ए से आपका होता है आपकी अलर्ट, ठीक है? अलर्ट मतलब हमेशा सतर्क, और अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार। हमको एक ऐसी पुलिस चाहिए। आर मतलब क्या? आर मतलब आपको हमको हो गया कि रिलायबल, जिन पर आप भरोसा कर सके, ठीक है? और जो रिस्पॉन्सिव हो, आपको त्वरित रिस्पॉन्स प्रदान करो। ऐसा नहीं कि आपने फोन किया कि हाँ ये घटना घट गई है, पुलिस करे हाँ ठीक है चलो कल सुबह मिलते हैं, अभी क्या करेंगे आकर के, वो नहीं, ठीक है? रिलायबल हो, जिन पर आप भरोसा कर सके, और रिस्पॉन्सिव हो, तुरंत कार्रवाई करने वाली हो, ऐसी पुलिस हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है? उसके बाद कहते हैं वो टी, टी मतलब टेक्नो सेवी, तकनीक केंद्रित हो। भाई समझ तो पाए कि साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम ही नहीं समझ पा रहे हैं, पुलिस तो कैसे काम चलेगा चीजों को, ठीक है? तो टेक्नो सेवी हो और ट्रेंड हो, प्रॉपर प्रशिक्षित पुलिस हो, ऐसी पुलिस की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं।
बातें क्लियर हो रहा है? स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेंसिटिव, मॉडर्न, मोबिलिटी वाली, अलर्ट, अकाउंटेबल, ठीक है। आर से आपका हो गया यहाँ पर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, और टी से टेक्नो सेवी और ट्रेंड। इस प्रकार की पुलिस की बात हो रही है। जैसे मानो आपसे प्रश्न पूछा गया कभी एग्जाम पेपर में, अरे प्रश्न आ सकता है, कई बार आया भी हुआ है कि पुलिस में व्याप्त पुलिस व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं पर चर्चा करिए और उनके सुधार के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो आपके सामने इतने बड़े उपाय दिए हुए हैं। पुलिस संवेदनशील हो, पुलिस आधुनिक हो, पुलिस पुलिस गतिशील हो, पुलिस अलर्ट हो, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा यहाँ पर उपाय पड़ा हुआ है, बस इनको ही अपने अकॉर्डिंग फिट करना है अपने आंसर में। कंक्लूजन में डाल दो कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी जो पुलिस हो वो केवल पुलिस ना हो, वो एक स्मार्ट पुलिस हो। स्मार्ट पुलिस से मेरा तात्पर्य ये है कि पुलिस इस प्रकार से होनी चाहिए। आप क्यों लिख के आओगे कि मोदी जी ने कहा था? आप अपने कॉन्सेप्ट पर लिख करके आओ इसको, ठीक है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग को फॉलो करना है। मोदी जी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला देते हैं, जैसे कि उनका एक फॉर्मूला आप समझो। उन्होंने कहा कि और सी नहीं, उन्होंने कहा एक 3T फॉर्मूला। 3T क्या है भाई? इंटरनेशनल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंधों के लिए उन्होंने 3T का एक कॉन्सेप्ट दिया। और वो केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं है, वो आपके भी जो द्विपक्षीय संबंध है ना, जो पर्सनल लेवल वाले द्विपक्षीय संबंध है, उसके लिए भी बेहद जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, मोदी जी भले विदेशी द्विपक्षीय संबंधों की बात कर रहे हो, लेकिन ये व्यक्तिगत द्विपक्षीय संबंधों पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। क्या पहली बात, भाई किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दूसरा क्या, टाइमली, भाई हम समय पर प्रतिक्रिया करें। ऐसा ना हो कि फोन करेगा, यार तबीयत खराब है थोड़ा सा मिल लो, नहीं नहीं अभी नहीं मिलेंगे, अब 10 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। टाइमली रिस्पॉन्सिव हो। जैसे कई बार क्या होता है हमारी, देखिए भारत की भूमिका भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य में क्या है, एक बड़े भाई के तौर पर है, बिग ब्रदर के तौर पर है। लेकिन हम उस भूमिका का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर पा रहे। भारत वादे तो बहुत सारे करता है, ये बात डिलीवर नहीं करता। जैसे कि भारत ने कहा कि हम किसी एक देश में एक हॉस्पिटल का निर्माण करके देंगे। हॉस्पिटल का निर्माण करने में लगा दिया 20 साल। तो भाई हो गया कल्याण। जबकि ये कहा जाता है कि जो चाइना है वो कहता भी है और वो डिलीवर भी करता है, कई बार बिना कहे डिलीवर कर देता है। उसकी उसकी गतिशीलता इतनी ज्यादा है। तो मोदी जी के अनुसार द्विपक्षीय संबंधों में ट्रस्ट, टाइमली, और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपके व्यक्तिगत संबंध में भी ये चीज होनी चाहिए। बात क्लियर है ना? ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो अब इसको आप लोग अपने आंसर में लिखो। हमारा प्रश्न पूछा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो संबंध है, वो संबंध बहुत लंबे समय से खराब होते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? 3 कारण घिसा दो। तो ट्रस्ट नहीं है, टाइमली हम लोग प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बांग्लादेश अपने संबंधों को अलग ही लेवल पर लेकर जा रहा है, या फिर श्रीलंका से प्रश्न पूछा गया, फिर पाकिस्तान से प्रश्न पूछा गया। आपके सामने 3T का एक बेहद शानदार कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो मोदी जी को कोट करते हुए बता दो कि मोदी जी ने कहा कि किसी भी 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में ये 3 चीजें होनी ही चाहिए, और इन्हीं के आधार पर हम भारत या फिर जिस भी देश के साथ आपको संबंध पूछा गया है उसके बारे में आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा। ऐसे आपने एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा, 4A का कॉन्सेप्ट, 4R का कॉन्सेप्ट। 4R क्या है भाई? इन्वायरमेंट के लिए आता है ना, कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है, ये तो हम सब लोग पढ़ते हैं। अगर मानो पर्यावरणीय प्रदूषण पे प्रश्न आ गया, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण पे प्रश्न आ गया, ठीक है, तो ऐसे आंसर को आप लोग कोट करके आना। ये आपके कंक्लूजन का हिस्सा होना चाहिए, आपके निष्कर्ष का हिस्सा होना चाहिए, वे फॉरवर्ड का हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे जो एक्रोनिम्स हम लोग देखते चलेंगे उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। प्लस मोदी जी, जैसे समझिएगा आप लोग, मोदी जी क्या करते हैं, बहुत सारे नारा और बहुत सारे मिशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उन्होंने स्टार्ट किया सेल्फी विद डॉटर। कितना शानदार पहले, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार ऐसा भी कुछ पहले स्टार्ट हो सकती है, सेल्फी विद डॉटर। अब ये एक बड़ी बात है कि हम समाज में केवल हम लड़कियों के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लेकर के नहीं आ रहे, बल्कि हम उनको समाज का हिस्सा बना रहे हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव क्या करते हैं ना, जेंडर इक्वलिटी में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। तो सेल्फी विद डॉटर आप इसको कोट कर सकते हो। आपने बताओ कि स्वच्छता ही सेवा है, मोदी जी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में वो हर बार 2 अक्टूबर को क्या करते हैं, खुद ही झाड़ू लेकर खड़े रहते हैं, खुद ही झाड़ू लेके छोड़ो खड़े रहते हैं। वो कई बार गए तो भी मैं देखा था अयोध्या में, जो वहाँ पे साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने प्रॉपर फोटो खिंचवाया। उन्होंने उनको स्वच्छता मित्र की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि भाई कबाड़ी वाला कचरा वाला कहने से अच्छा है आप इनको स्वच्छता मित्र की संज्ञा दीजिए। तो इन पर भी जो ध्यान दिया जा रहा है ना, ये भी व्यवहार परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एथिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से हम समाजों में जो व्यापित रूढ़िवादी प्रथाएं उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इनको भी आप लोगों को अपने आंसर में कोट करना है। मोदी जी जैसे जितने भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ना, उनको ध्यान रखना है। इस वाला प्रश्न पूछा कि युवाओं में या फिर बच्चों में हाल ही में आत्महत्या दर या फिर तनाव, मानसिक तनाव का की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इससे क्या उपाय? तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय तो ये दोनों यार, कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, बच्चों से लगातार बातचीत करना, उनको लगातार मोटिवेट करना बेहद ज़रूरी है। इसी कड़ी के अंतर्गत जैसे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा जैसे विषय पर एक परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से बच्चों के साथ आपसी बातचीत करते हैं, वो उनकी मोटिवेशन, उनके निश्चिंतता के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। कोट करो परीक्षा पर चर्चा वहाँ पर। एग्ज़ामिनर भी पढ़ेगा तो कहेगा, हाँ यार, इसने करंट अफेयर्स पढ़ा है, इसलिए तो पता है कि क्या समाज में घटित हो रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें लगा के आओ। अब बताओ, एनवायरनमेंट पे कोई प्रश्न आता है, बताओ कि एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी का कितना शानदार पहल है। ठीक है? सोचो ना, एक पेड़ माँ के नाम, किसी ने नहीं सोचा होगा भाई कि एक पेड़ माँ के नाम लगाने से कुछ पेड़ लग जाएँगे या फिर क्या होगा। मैं कहता हूँ वहाँ पर 1 लाख पेड़ भी लग जाए, टारगेट छोड़ो, 1 लाख पेड़ भी अगर एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जिनका लोग सही प्रकार से केयर करते हैं, उन पौधों को ध्यान रखते हैं, ठीक है, लंबे समय तक, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को आप लोगों को कोट करना पड़ेगा। आपको ये बात बतानी पड़ेगी। प्रश्न मानो पूछा कि भारत में भारत में खेल एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, उपेक्षित जॉब माना जाता है, ठीक है? स्पोर्ट्स सेक्टर में कोई जॉब बनाना नहीं चाहता है, लेकिन हालिया जो बदलाव हो रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि खेल का जो विकास है भारत में बहुत तेज़ी से होने वाला है। आप बताइए, आप लिखो इसमें कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो यहाँ पर ये आ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री, देश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च व्यक्ति पदों पर बैठा व्यक्ति है, वो व्यक्ति खुद हर खिलाड़ियों से मिल रहा है। चाहे आप वहाँ पर हार करके आ रहे हो, चाहे आप जीत करके आ रहे हो, आपसे मुलाकात कर रहा है। ये अपने में एक बड़ी बात है। ये अपने में एक बड़ी बात है कि भई इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी कोई वहाँ पर समय दे रहा है। मैं किसी एक पीएम की बात नहीं कर रहा हूँ केवल यहाँ पर, ध्यान समझना। क्योंकि वर्तमान में पीएम हमारे हैं और उन्होंने इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है, जिनको आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हो। तो मेरा सजेशन है बिल्कुल करके आओ, नंबर आपको यहीं पर मिलेंगे, ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है ना? और बढ़ा जाए आगे, अब देखो, कुछ मैं आप लोगों को बातें और समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात, देखो यार, आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना, ठीक है? इंट्रोडक्शन और जो आपका निष्कर्ष भी होना चाहिए, ये दोनों आपके बहुत ही इफ़ेक्टिव होने चाहिए। इफ़ेक्टिव कैसे होंगे? इफ़ेक्टिव तब होंगे जब आप उनके लिए थोड़ा-सा स्पेसिफिक काम करो। जैसे मानो प्रश्न पूछा, मैं वही बेसिक कुछ प्रश्न का एग्ज़ाम्पल लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग तो क्लासेस कर ही रहे हैं ना, 48 क्लासेस आप लोगों की आंसर राइटिंग डेली हो ही चुकी हैं। मानो आपसे प्रश्न पूछा गया कि इंट्रोडक्शन, मानो प्रश्न है कि भारत में जेंडर इनइक्वालिटी के क्या कारण है? आप इनके लिए कुछ उपाय सुझाइए। ये प्रश्न है, एक बेसिक प्रश्न, ठीक है? इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। प्रीलिम्स में आपने क्या पढ़ा है? आपने जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट पढ़ी होगी। आपने भारत की रैंकिंग वहाँ पर पढ़ी होगी। कोट करो उस रैंकिंग को। आप बताओ, उसमें बताया गया शायद कि 145 साल के बाद पूरा विश्व, 145 या 157 साल के बाद पूरा विश्व क्या होगा? पूरे विश्व में जेंडर इक्वालिटी आ पाएगी। 157 ईयर लगेंगे वर्तमान दर पर अगर हम आगे बढ़ते हैं। तो बताओ कि कितनी बड़ी समस्या है ये। इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो गया? आपने प्रीलिम्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी का प्रयोग आपको इंट्रोडक्शन में करना है, अपने आंसर राइटिंग में, और कुछ नहीं करना है। वहाँ पर आपने जो रिपोर्ट पढ़ी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, तो आपने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आप नीति आयोग की रिपोर्ट को कोट करके आ जाओ, काम खत्म हो गया। ठीक है? कंक्लूजन भी आपका बहुत बेहद इफेक्टिव होना चाहिए। कंक्लूजन क्या होना चाहिए भाई? जैसे आप बताओ ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत, ठीक है, हम इस लक्ष्य के अंतर्गत जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। एसडीजी पढ़ा है, याद किया था प्रीलिम्स के लिए? क्या हुआ प्रीलिम्स में नहीं आया तो? मेंस में उसका प्रयोग करके आएँगे भाई, पढ़ा है तो कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा। तो एसडीजी को आप लोग यहाँ पर बता के आओ कि जेंडर इनइक्वालिटी, कि एसडीजी के इस गोल के अंतर्गत भी हमारा प्रयास ये है कि हम भारत में या फिर समाज के अंतर्गत एक लैंगिक समानता को सुनिश्चित कर पाएँ, और इसके लिए सरकार और विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न जो स्टेक होल्डर मतलब हिंदी क्या होता है? हितधारक। विभिन्न जो अलग-अलग हितधारक हैं, ठीक है? जैसे कि हितधारक क्या हो गया भाई? समाज हो गया, स्कूल हो गया, परिवार हो गया, ठीक है? लड़के खुद हो गए, लड़कियाँ खुद इसमें एक स्टेक होल्डर हो गई। वो लोग किस प्रकार से, ठीक है, इस क्षेत्र में काम करें। मीडिया एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, सरकार एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, ठीक है? इन सब स्टेक होल्डर के बारे में बताते हुए आप आगे बढ़ो कि इनके माध्यम से हमको एक ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना चाहिए, इस दिशा में एक ऐसा कार्य करना चाहिए, जो कि भारत में वास्तविक लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो। आपका निष्कर्ष भी हो गया, आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया, और दोनों हुआ कैसे? आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा था, आपने उसका ही प्रयोग किया।
तो एसडीजी एक बात और समझिएगा, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल 17 लक्ष्य दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर आप अपने पूरे जीएस 1 से जीएस 6 तक के पेपर में अगर आप केवल 6-7 क्वेश्चन में भी, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन में भी आप अगर निष्कर्ष में एसडीजी का प्रयोग करके आ रहे हो तो बेहद शानदार आंसर बनने वाला है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 6-7 एसडीजी के जो निष्कर्ष है वो एक ही पेपर में लिख करके आ जाओ, नहीं भाई। एक पेपर में आपने 1-2 का प्रयोग कर दिया, दूसरे में आपने 1-2 का प्रयोग कर दिया, तीसरे में 1-2 का प्रयोग कर दिया। जैसे जिस प्रकार से डिमांड हो उस प्रकार से प्रयोग करोगे तो आपके कुछ निष्कर्ष तो प्री डिफाइन हो जाएंगे, भाई हमको यही निष्कर्ष लिख करके आना, हमको एसडीजी का प्रयोग करके वहां पर आना ही आना है। शिक्षा पर प्रश्न है, एसडीजी का प्रयोग करो। भूख पर प्रश्न है, एसडीजी का प्रयोग करो। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं भाई हमको कुछ आर्थिक समानता की बात हो रही है तो आप एसडीजी का प्रयोग कर सकते हो। आप शहरी डेवलपमेंट की बात हो रही है, अर्बन डेवलपमेंट की बात हो रही है, आप एसडीजी के लक्ष्य का प्रयोग करो। पर्यावरणीय चेंजेस, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, आप एसडीजी का प्रयोग करके आओ। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट है, हमारे पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका प्रयोग हमको अपने आंसर राइटिंग में करना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है मेरी बात? अब कुछ और बात समझो। एक बात आप लोग और समझिएगा, हम लोगों को आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सर ठीक है आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, आपने कंक्लूजन बता दिया कि ये फैक्ट प्रयोग करने हैं, मेन बॉडी में जो फैक्ट प्रयोग करने हैं वो कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि टॉपर्स हमेशा कहते हैं कि सर कुछ फैक्ट का प्रयोग करो, कुछ केस स्टडी बता करके आओ, कुछ मैप बता करके आओ, कुछ रिपोर्ट्स का प्रयोग करो। रिपोर्ट्स कहाँ मिलेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा हम लोग? मेरा सेशन बेहद सिंपल था। टेलीग्राम पर जो हमारा एक चैनल है @UPPCS_M, यही लिख करके आप सर्च करोगे एग्जैक्टली तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एक दूसरा टेलीग्राम चैनल जो मैंने मेंस के लिए बनाया हुआ है और वहां पर केवल और केवल मेंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसका प्रयोग हम लोग अपनी आंसर राइटिंग में करेंगे वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्री है एकदम, आराम से चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर करीब 10,000 लोग अभी जुड़े हुए हैं, वो लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी फॉलो करना स्टार्ट करना डे 1 से करना, मतलब स्क्रॉल करते हुए सबसे ऊपर जाना और वहां से फैक्ट उठाना स्टार्ट करना। पढ़ते जाओ, यूपी स्पेसिफिक बहुत सारे फैक्ट में दे रहा हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की योजनाएं, और टू द पॉइंट फैक्ट मिल रहा है आप लोगों को। कुछ उसमें बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ जिनका प्रयोग आप लोग अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये करना आप लोग स्टार्ट कर दो, पहला काम। दूसरा काम, मैंने आंसर राइटिंग में आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस कर ही ली हैं कि मैप बनाने हैं, लेकिन वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी इतनी बातें बस आप लोग समझिए कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आंसर राइटिंग में एक बेहद चीज़ और आती है, जैसे जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन में आपको कुछ कैलेंडर वर्ड्स दिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कुछल्ले शब्द। ठीक है, कुछल्ले शब्द कहा जाता है हिंदी में उसको, अंग्रेजी में लोग कैलेंडर वर्ड्स कहते हैं। ये आपको देखने को मिलता है, जैसे कि चर्चा करें, ठीक है, प्रकाश डालें, ठीक है, थ्रो लाइट, या फिर प्रश्न पूछता है कभी कि आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, आलोचनात्मक एनालिटिकल डिस्कशन करें या फिर एनालिटिकल उसको डिफाइन करें, ऐसा प्रश्न कई बार पूछते हैं। तो जो कैलेंडर वर्ड्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कैलेंडर वर्ड्स पढ़ना मैं आप लोगों से एक अलग क्लास लूंगा, एक नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे आंसर राइटिंग के लिए बेसिक से, ठीक है, तो उस क्लास में मैं केवल और केवल कैलेंडर वर्ड्स को डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप बस से समझो कि ऐसे कैलेंडर वर्ड्स आए, आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। मेन बोर्ड आप अपना कॉपी किसी टॉपर से, किसी टीम से, किसी प्लेटफॉर्म पर आप चेक करा लो। चेक कराने के बाद देखो भाई उसमें क्या समस्याएं हैं, वहाँ पर समस्याएं बताई जाएंगी, उन समस्याओं पर काम करिए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, ये चीजें ना धीरे धीरे समझ में हम लोग को आ जाएंगी और हम लोग कैलेंडर बोर्ड पे एक अलग से क्लास जब लेंगे उसमें भी चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतनी बात है। दूसरी बात क्या, देखिए जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, मैं आपको आंसर राइटिंग फैक्टर बताता हूँ, ये आपकी कॉपी है, मान A4 शीट है, ठीक है, मैप हमेशा प्रयास करिए आप लोग इस एरिया में और इतना ही बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर मैप बनाना है हम मैप ऐसे बनाएंगे पूरा एक पूरे इस पेज में यहाँ पर मैप बना देंगे, नहीं, ऐसा ये गलती नहीं करनी है। मैप हमारा एकदम टू द पॉइंट होगा, ऐसे चीजें होंगी, छोटे छोटे मैप बनाने हैं। मैप में आप इंडिया का एंड यूपी का दोनों का मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लो। मैंने दोनों का मैप बनाना आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, अगर आप हमारी सीरीज फॉलो करोगे डे 1 से, वहाँ पर मैंने आपको दोनों का मैप बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है, यूपी का मैप तो मैं भाई बेहद ईजी तरीके से सिखाया हुआ है कैसे बनाना है। एक जानवर है ना ऐसे वैसे करके दिखता है जानवर, ठीक है, वैसे ही बनाना है आप लोग, करिए काम। प्लस नीचे यहाँ पर आप लोग फिगर डाल दो, फिगर क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है उसको यहाँ पर आप लोग लिख दो, काम खत्म। ठीक है, आंसर हम लोग लिखना मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की जगह पर टू द पॉइंट और बुलेट पॉइंट में आंसर लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, बुलेट पॉइंट में आंसर लिखना स्टार्ट करिए, यही आपको फॉलो करना है अपने आंसर। ठीक है,
इस प्रकार से हम लोग को अपना आंसर राइटिंग करनी है। कोई भी जब आपको लग रहा है कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने दिया हुआ है और आप चाहते हो कि एग्जामिनर की नज़र उस पे डायरेक्टली पड़े, तो आपको उसको बस नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा। अलग कलर का पेन यूज़ मत करो, आवश्यकता नहीं है। लेकिन भई आपके पास समय भी बच रहा है अगर 3 घंटे में, आप अंडरलाइन अलग कलर के पेन से कर सकते हो, तब तो करो, नहीं कर सकते हो तो जो पेन आप यूज़ करो बस उसी से अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते चलोगे, बहुत ईज़ी रहेगा। बहुत सारा डाउट आप लोगों के मन में ये भी आता है, सर कौन-सा पेन यूज़ करें? किस राइटिंग कैसी होनी चाहिए? राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए? मत पड़ो इन सब चक्कर में अभी, ठीक है? कौन-सा पेन यूज़ करना है भाई? तो पेन आपको वही यूज़ करना है जिससे आप रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हो, जिस पेन से आप कंफर्टेबल हो, जो पेन बेहद स्मूथ चल रहा हो, ठीक है? तो बहुत सारे मार्केट में पेन आते हैं जो कि बहुत स्मूथ चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। जैसे बटरफ्लो का पेन हो गया आप लोगों का, आप लोग कुछ लोग लिंकलाइज़र के पेन से यूज़ करते हो, कुछ लोग ये ठीक है, कौन-सी पेन है? ये भी बड़ी अच्छी पेन है। पेंटोनिक पेन है, उसको भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हो। तो जिस भी पेन में आप कंफर्टेबल हो, आप उस पेन से आंसर राइटिंग करो। कुछ लोग यूज़ करते हैं वो पायलट V5 वाली पेन, ठीक है? पायलट V5 वाली पेन, ये भी पेन अपने में बहुत अच्छी है। तो जिस भी पेन में आप कंफर्टेबल हो, उस पेन से आंसर राइटिंग करो। बस पेन स्मूथ चलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पेन रुक रही है बार-बार, ठीक है? ऐसी समस्याएँ ना रहे। दूसरी बात राइटिंग का कितना इम्पैक्ट रहता है तो समझ लो यार, ये बात बहुत क्लियर बता रहा हूँ। राइटिंग की उतनी ही भूमिका रहती है जब आप किसी व्यक्ति को पहले सबसे पहले देखते हो, ठीक है? और आप उसके बारे में जो धारणा बनाते हो, उतनी ही भूमिका है, ठीक है? उतनी भूमिका जैसे और आप किसी से को देखे आते हैं यार कितना स्मार्ट लग रहा है यार, यार कितनी स्मार्ट लग रही है यार वो, ठीक है? एक तो धारणा आपने यहाँ पर बना लिया। आप उससे मिलने गए, उससे बातचीत अगर अच्छी रही तो यार अच्छी बच्ची अच्छी लड़की थी, अच्छा लड़का था, जो भी था वो अपने को एक वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया। लेकिन आपने जब बातचीत करने गए, आपको लगा यार क्या है, कौन पागल इंसान है? तो आपकी धारणा सारी बेकार हो गई वहाँ पर। तो राइटिंग की भूमिका उतनी है, पहला इंप्रेशन रहता है, ऑब्वियसली थोड़ा-सा मैटर करता है, लेकिन अगर आपका कंटेंट खराब है तो किसी काम का नहीं है वो राइटिंग। प्लस अगर कंटेंट आपका अच्छा है, राइटिंग थोड़ी बहुत खराब भी है, बस वो पठनीय होना चाहिए, उसको पढ़ने योग्य होना चाहिए। अगर उतना है ना, तो आपकी राइटिंग अच्छी मानी जाएगी। दूसरी बात आप राइटिंग इम्प्रूवमेंट कर नहीं सकते हो, ना तो आपके पास समय है करने का। आप केवल कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हो, कंटेंट पर काम कर सकते हो, तो वो काम करिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है? ये ध्यान रखना। दूसरी बात, एक बात और समझो देखो, आंसर राइटिंग क्या है ना, आंसर राइटिंग डिसिप्लिन का पूरा गेम है यार। जितना अनुशासन आप फॉलो करोगे आंसर राइटिंग में, उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है? अनुशासन अपने अंदर बना कर के रखो, ठीक है? गलती करने से कभी डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि सर पहला आंसर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखें तो लिख ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि सर आंसर राइटिंग में समझ में नहीं आ रहा है क्या करें तो लिख नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ तो लिखो ना भाई। आपने कभी लव लेटर लिखा होगा, तो लव लेटर में जो कॉन्सेप्ट आपने लिखा था वही बस लिख कर के आ जाओ। मतलब वही मत लिखना एग्ज़ैक्टली बट उसी आधार पे कुछ-कुछ लिख कर के आ जाओ, ठीक है? परेशान नहीं होना है। स्टार्ट करो चीज़ों को, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ज़ीरो से स्टार्ट करो। आप डे 50 डे 100 पर हो, कहीं पर भी हो, स्टार्ट करो चीज़ों को। विश्वास मानो, गलती करने से नहीं डरोगे, अनुशासन बना कर के रखोगे, आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छा करने वाले हो। ये एक पूरा प्रोसेस है और बेहद शानदार प्रोसेस है। प्रीलिम्स की तरह प्रोसेस नहीं कि आप केवल फैक्ट पढ़े जा रहे हो, फैक्ट पढ़े जा रहे हो, नहीं। यहाँ पर आपको अपने हाथों को भी घसीटना है, चीज़ों को याद भी करना है, एक स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन स्किल पर भी काम करनी है हम लोगों को, ठीक है? कहते हैं ना वो केवल खाना बनाना और केवल खाना परोसना एक काम नहीं, खाना किस प्रकार से परोसा जा रहा है, इसके भी पैसे लगते हैं। आप बड़े-बड़े होटल में जाओगे, तो सेम चाय, जो आप चाय ₹5 ₹10 की आपने अपने घर के बगल के चौराहे पर पीते हो, वही चाय या फिर मैं कहूँ तो उससे भी घटिया चाय, उससे भी घटिया चाय, आपको बड़े-बड़े होटल में आप चले गए मानो ट्रेडिशन में, आप चले गए मानो किसी कौन सा मैरियट होटल में चले गए या फिर आप ताज होटल में चले गए। वहाँ पर चाय कितने की? ₹2500 की। ₹2500 की चाय है भाई, ठीक है? क्या है? वो प्रेज़ेंटेशन 50 चीज़ों का है उसमें। 50 तरह के कुकीज़ हैं, 50 तरह की चीज़ें हैं। हम लोगों को भी अपने प्रेज़ेंटेशन पर काम करना है। फिर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलेगा, प्रेज़ेंटेशन मैनेज करते चलो, सब चीज़ें मैनेज करते चलो। बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ये सीरीज़ कैसी लगी? ये आंसर राइटिंग की आज का जो डिस्कशन था, बहुत ही एक हमने लीक से हटकर डिस्कशन किया है। बहुत सारे डाउट्स थे आप लोगों के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे आप लोगों के, तो उसको हमने डिस्कस किया। बताइएगा प्लस अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए क्लास में। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आज हम लोग के जो है 50,000 फैमिली मेंबर्स यहाँ पर इस चैनल पे जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद है, आप लोगों ने बहुत डे वन से साथ दिया हमारा। 9 मई को हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, 9 मई 2024 को। एक बहुत ही नेगेटिव फिर मेरे को तो एक बहुत ही डिप्रेसिंग पीरियड से बाहर आने के बाद हमने स्टार्ट किया था। आज उसका जो परिणाम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हाँ यार, अगर हम डिसिप्लिन फ़ॉलो करें, अगर हम लगातार मेहनत करें, तो चीज़ें रंग लाती हैं। जैसे ये चैनल आप लोगों को दिख रहा है, सेम आप लोगों को अपने साथ करना है, ठीक है? एफ़र्ट करिए, लगातार मेहनत करिए।
सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।